अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि हर साल मुकाबले का इम्तिहान यानी कि सीएसएस का इम्तिहान लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस इम्तिहान को पास भी कर लेते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पास नहीं कर पाते। वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो इस इम्तिहान को पास नहीं कर पाते हैं? मार्जिन क्यों कम रहा इस साल जो नाज़रीन मार्जिन रहा है सीएसएस के पास करने का बच्चों का, वो सिर्फ 2.11% रहा है, जो कि पिछले साल के रेशो से भी बहुत कम है। वो क्या रीजंस हो सकती हैं, आज हम प्रोग्राम में वही डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक इदारे की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि सीएसएस की बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जो बच्चे अभी भी वेकेंट है, जो बच्चे पास ही नहीं कर पाते हैं और वो इन सीट्स पर आ नहीं पाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि अपने ही मुल्क का इम्तिहान है जिनको बच्चे पास नहीं कर पाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री का इम्तिहान नहीं है। ये सीएसएस पाकिस्तान का अपना इम्तिहान है जहाँ पर जो क्रेडिबल बच्चे होते हैं, जो करीम समझी जाती है, उसको निकाला जाता है, लेकिन जो रेशो है वो बहुत कम रही है। इसी वाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है प्रोफेसर हमायूं को, जो कि आईआर एक्सपर्ट के साथ तज्जिया निगार भी, उनसे बात करते हैं, उनसे रीजन जानने की कोशिश करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हर साल मुकाबले का इम्तिहान होता है, इस साल भी सीएसएस का इम्तिहान हुआ, 2021 का रिजल्ट भी आया, लेकिन जो भी रेशो रहा है बच्चों के पास होने का वो 2.11% रहा है। तो आप इस रिजल्ट को ओवरऑल कैसे देखते हैं? वैसे इन टर्म्स ऑफ अगर हम परसेंटेज देखें तो ये बहुत ही ख़राब रिजल्ट लगता है, और ये लगता हमें ऐसे है कि जैसे जो सीएसएस का रिजल्ट है या जो उसको अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आइदर उनका मयार बहुत कम है या वो तैयारी नहीं कर पाते या उनकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब है। उसकी हम बहुत सारी वजूहत दे सकते हैं, और ये जो है एक ओवरऑल पाकिस्तान का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तरफ भी इसकी एक हमाजी करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो कम होता जा रहा है, और ये पिछले कई सालों से है। जी। लेकिन अगर आप इसको बाकी दुनिया के साथ भी कंपेयर करें तो मुझे ये इतना ज़्यादा ख़राबी की वजह नहीं नज़र आती। उसमें मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं, इंडिया की जो उनका आईसीएस होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो कि उनकी यूपीएस लेती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो 2020 का उनका रिजल्ट था उसमें अगर आप देखें तो 10,40,000 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया, जी। और उनमें 4,82,000 जो स्टूडेंट थे वो अपीयर हुए, और फिर उस जो अपीयर हुए उनमें से जो 10 लाख थे, 10,564 जो थे वो उन्होंने क्वालिफाई किया, जी। और जो उनका फाइनल रिजल्ट चंद महीने पहले आया है उसमें 761 जो हैं वो सिर्फ क्वालिफाई किए। अब इन सिस्टम का अगर आप करें तो ये पाकिस्तान का तो फिर उस हिसाब से बहुत अच्छा है कि हम इस दफ़ा 2.5 हैं, पिछली दफ़ा हमारा 1.5 था, उससे पिछली दफ़ा 2.6 था। इंडिया का अगर आप देखें तो ये 1% नहीं आता, ये 0.002% या उससे भी कम आता है, 10 लाख में से सिर्फ 716। अब उसका तरीका ये देखिए कि जो अप्लाई करने वाले हैं पाकिस्तान की, इस दफ़ा जो कि टेस्ट का आपने जिक्र किया, हज़ारों की तादाद में, यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब वो आम होती जा रही हैं, लेकिन उनमें उनका जो स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है। मतलब हमारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑल्दो इट्स वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन शायद कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, शायद उसकी आउटरीच नहीं है, शायद 18वीं तरमीम के बाद जो है ना एजुकेशन सूबों के पास चली गई, फेडरल के पास इख्तियारात सिर्फ हायर एजुकेशन के बजट का है, स्कूल जो नीचे से सूबों से बजट लेके आते हैं वहाँ से उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती, वो अच्छी नहीं होती, तो जो यूनिवर्सिटीज़ में जो आके जब वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई या उनका स्टैंडर्ड वो नहीं होता। उसको भी अगर दूसरे अंदाज से देख लें तो जो उनको पढ़ाने वाले टीचर हैं शायद उनका मयार बहुत अच्छा नहीं। फिर उनकी अगर एग्जांपल आप ले लें तो वो उनका है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है या जो एक टीचर है उसको उसकी सर्विसेज का वर्थ नहीं दिया जाता। उस्ताद जो है वो माशरे में किसी वक्त ये बहुत आला प्रोफेशन हुआ करता था, अब बड़े कम लोग इस तरफ जाते हैं कि हमने टीचर बनना है। जी। तो ये एक ओवरऑल डिग्रेडेशन है जो पूरे माशरे में है, तो इसमें आप किसी एक सिस्टम को कसूरवार नहीं कर सकते। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि सीएसएस का जो है हम निज़ाम जो है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। उसकी बेहतरी का तरीका ये है कि एग्जाम्पल देखिए, हम आज हर दफ़ा जो है जब अपनी किसी भी चीज़ की एग्जाम्पल लेते हैं तो हम अपने हमसाया ममालिक, जिसमें इंडिया या बांग्लादेश दो हैं जिनकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो इंडिया भी जो है जब वो ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लेता है तो उसमें वो उनको 3 स्टेजेस में जो है वो तकसीम करता है। पहली एक प्रिलिमिनरी होती है, उसके बाद मेन, और फिर फाइनल इंटरव्यू जो कि हमारा भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये प्रिलिमिनरी स्टेज है
या जिसको स्क्रीनिंग कहा जाता है वो नहीं होती। आप एक स्टैंडर्ड कर देते हैं कि जिसने पढ़ाई करनी है, जिसने ये टेस्ट लेना है और अगर उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है बस वो आ जाए, जिसकी वजह से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और बहुत कम पास होते हैं। और उसकी रीज़न भी यही है कि इसको हम फ्री फॉर ऑल कर देते हैं। अगर इसकी स्क्रीनिंग की जाए तो स्क्रीनिंग में ये होगा कि अगर 10,000 लोग अप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी जो है 1,000, 1,500 या 2,000 ही आएंगे जो कि क्वालिफाई करते हैं स्टैंडर्ड के ऊपर। बिल्कुल। तो सीएसएस का स्टैंडर्ड इज स्टिल वेरी गुड। इसी इसी इसकी अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो अगर आपको ये लग रहा है कि 2% पास हो रहे हैं तो दैट ऑल्सो मीन्स कि उनका स्टैंडर्ड एंड सिस्टम इज वेरी गुड, कि सिर्फ बेहतर या अच्छी क्वालिटी वाले ही पास हो रहे हैं और वही फिर सिविल सर्वेंट बनते हैं। जी। अच्छा सर, ये भी तो देखा जाए ना कि अभी जो सर्च हुई है उसमें ये देखा गया है कि 60% जो लोग थे वो तो अपेयर ही नहीं हुए टेस्ट में पाकिस्तान में जो सीएसएस का हुआ है, और 40% जो बच्चे थे उन लोगों ने टेस्ट दिया, अपेयर हुए, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहला पेपर दिया ऐसे का लेकिन उसके बाद वो आए ही नहीं है, डिसहार्ट हो गए या कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, वो नहीं अपेयर हुए। तो क्या आप टर्नआउट को कैसे देखते हैं, और क्या ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ उन 40% बच्चों का ही है, ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल ये उसकी रीजन जिस तरह अभी पहले इसके ऊपर तबसरा कर रहा था आपके पिछले सवाल के ऊपर, ये उसी से ही कनेक्टेड है। बिल्कुल। मेजॉरिटी चूंकि मुल्क में इस वक्त नौकरियों का फुकदान है और हम जो गुफ्तगू करते हैं उसमें यही है कि आबादी हमारी 220 मिलियन से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मशरूमिंग हुई है पिछले चंद सालों में, और ये एक पहले तो ये एक बड़ा नोबल पेशा होता था तालीम देने का और तालीम की जो लोगों को, अब इसमें इसके अंदर बहुत सारा बिजनेस इंटरेस्ट भी आ गया। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो निकल के आ रही हैं, छोटी छोटी जगहों पे वो बन रही हैं, और वहाँ से जब स्टूडेंट्स पढ़ के आते हैं तो यकीनन एक तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्होंने अगर बैचलर्स या मास्टर्स कर लिया तो उनको नौकरी दी जाए। और ये हम बिल्कुल अगर पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखें तो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो कम है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए जिसमें पेंशन होनी चाहिए और उसमें पढ़ाई नहीं होगी, और उसका स्टैंडर्ड जो है जिन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएंगे तो वो उसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा कि आपके 40% लोग जब पहला टेस्ट देते हैं तो उनको महसूस हो जाता है कि ये तो उनके बस की बात नहीं, और उसके बाद भी जो बाकी 60% हैं वो सिर्फ अप्लाई कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग, लेकिन जब उनको पता चलता है कि कितनी मुश्किल पढ़ाई है और कितना रिगरस किस्म का टेस्ट है। जी सर, क्या आप यही समझते हैं कि ये एक नजरिया है कि जिसने सीएसएस करना है उसको बड़ी सख्त पढ़ाई और अंधाधुंध पढ़ाई की जरूरत होती है, वो दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है और बस एक बंद कमरे में जो है वो इसकी तैयारी करता है? क्या आप इसको नजरिए को सही समझते हैं? नहीं नहीं जी, बेसिकली इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत बने हुए हैं। देखें, कोई भी दुनिया की किसी भी जगह पे आप चले जाएं जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, और ये सिर्फ सीएसएस नहीं, आप मेडिकल की फील्ड को देख लें, आप इंजीनियरिंग को देख लें, आप कंप्यूटर्स को देख लें, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। उसमें ये जो कट ऑफ वाला है ये तो लोगों के अपने पढ़ाई का अंदाज है कि वो किस तरह करते हैं। इस चीज़ के ऊपर जो बहुत अरसे से डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि जो सीएसएस के एग्जाम्स हैं या जो उसके पेपर्स हैं उसको ऑब्जेक्टिव से निकाल के, सब्जेक्टिव से निकाल के ऑब्जेक्टिव टाइप पे किया जाए, जहां पे लोगों को कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए या लोगों को जो है ना रटा नहीं मारना चाहिए। तो ये जो मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि आपने सिर्फ किताबें पढ़ के उनको उसी तरह रिप्रोड्यूस कर देना है, इस सिस्टम के ऊपर बहस हो सकती है कि उसके जो मुख्तलिफ टेस्ट हैं उनको बेहतर किया जाए। फिर उनकी क्वालिफिकेशन जो है, मेडिकल का स्टूडेंट जो है वो अगर 5 साल मेडिकल कर लेता है और उसके बाद वो पुलिस सर्विस में चला जाता है तो एक तो उसने अपनी वो 5 साल मेडिकल में अपने भी पैसे और फिर स्टेट के पैसे भी ज़ाया किए, और फिर वो पुलिस में आ जाता है। तो क्या वो इस तरह से क्वालिफाई होता है? शुरू में आ जाने से तो शायद नहीं होता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सर्विस उनको क्वालिफाई कर लेती है, लेकिन होना ये चाहिए कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने चाहिए हर उस फील्ड में। तो ये बहुत बड़ी बहस है और आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं आज। जी अच्छा सर, ये भी देखा जाता है कि अभी जो रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो रिजल्ट है वो विद हेल्ड के साथ है। उसका क्या मतलब हुआ? क्या वो बच्चे फेल हैं या उनका रिजल्ट पेंडिंग पर है? और इन लोगों के लिए क्या ऑप्शन होता है हेयरिंग का कि वो हेयरिंग की तरफ जा सकते हैं अपने रिजल्ट को लेकर? जी, इसका जो सिविल सर्विसेज का जो मैकेनिज्म है उसमें बहुत क्लियर तरीके से है। उसमें कुछ इश्यूज होते हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने जमा कराई होती है उसमें कोई डाउट आ जाता है जी। अच्छा, कुछ इस तरह करते हैं कि वो जो अपना प्रिलिमिनरी जो रिजल्ट होता है वो प्रोविजनल रिजल्ट जमा करते हैं, फिर जो है उनके जो पिछले सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें कोई इशू आ जाते हैं, फिर उनकी मार्किंग का जो है उसमें, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ रिड्रेसल जो हैं वो रखे हैं, और इसके ऊपर वो जाते हैं उन फोरम्स पे और अपना अप्लाई करके और दोबारा वो जो है उनको एड्रेस किया जा सकता है।
ठीक। अच्छा सर, ये भी ज़रा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि अभी जैसे मीडिया स्टडीज़ के हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीएसएस के इम्तिहान के लिए अप्लाई करते हैं। जब उनका क्लियर हो जाता है तो उनको पॉइंट कहाँ पर किया जाता है? क्या उनकी डिग्री की बुनियाद पर किया जाता है या उनके रिजल्ट की बेस पर उनको कहीं पर भी इलेक्ट किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, उनका बेसिकली ये मेरिट होता है। ठीक। और उसके बाद जब वो स्टूडेंट कोई भी अप्लाई करता है तो उसमें वो अपनी 3 ऑप्शंस देता है ठीक है। कि मेरी फर्स्ट ऑप्शन में मैंने डीएमजी में जाना है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, दूसरे में फॉरेन ऑफिस। जब ये मेयार बनता है और उसके बाद जब इनका रिजल्ट आता है तो उनको एक स्टैंडर्डाइज उसमें किया जाता है कि आपके 40% मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं इस सब्जेक्ट के लिए, आपके 30 हैं तो आप इसके लिए करते हैं। तो ये उनकी अपनी फर्स्ट चॉइस होती है। और जो हाईएस्ट मार्क्स वाले होते हैं वो उनको अपनी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड चॉइस जो है उसके मुताबिक उनको दे दिया जाता है। और बाकियों को जो रह जाते हैं, क्योंकि देयर आर लिमिटेड सीट्स, 150 से लेके 180 से लेके 200 सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान की, तो उसमें फिर उन चीज़ों को देखा जाता है कि सिविल सर्विसेज के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उनकी कितनी सीट्स हैं, पुलिस की कितनी है, पोस्ट ऑफिस की कितनी है, रेलवे की कितनी है, फॉरेन ऑफिस। तो उस कैटेगरी के हिसाब से उनको जो है मार्क करके उसके अंदर उनको रखा जाता है। ठीक। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि बच्चे जो होते हैं वो सीएसएस का इम्तिहान पास करते हैं, बड़ा एक मुश्किल क्राइटेरिया होता है जिसको वो क्लियर करके आगे आते हैं, तो आगे आप ये बताएं कि सिफारिश का सिस्टम भी है सीएसएस में कि सिफारिश की बेस पर भी बच्चों को पास किया जाता है? क्योंकि पिछले दिनों में खबर सामने आ रही थी कि सीएसएस का जो पेपर है वो लीक हुआ था। देखिए, इसमें जो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एरर या ये जो लीक का जो वो है वो तो किसी भी पेपर में हो सकता है। ये सीएसएस छोड़ दें, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाएं, वहां पे कहीं भी आपको जो है ना रिश्वत या करप्शन का आंसर है जो आ सकता है, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस। लेकिन जनरली जो इसका सिस्टम है वो बड़ा हद तक जो है डॉक्यूमेंटेड होता है, उसमें सीक्रेसी को पूरा रखा जाता है। जो पेपर्स आते हैं, बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि इसका एक पेपर नहीं होता, मतलब जिसके मुख्तलिफ जो पेपर्स हैं, हर पेपर की दो या तीन या चार जो है डिफरेंट एग्जामिनर से उनको तैयार करवाया जाता है और फिर फाइनल डे पे उसका डिसीजन लिया जाता है कि किसको दिया जाए। और फिर जब पेपर हो जाता है तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स या वो जाते हैं वो उनके ऊपर कंप्लीट सीक्रेसी होती है, वो किसी को नहीं पता कि किसका पेपर है। उनके ऊपर से उनके रोल नंबर हटा के एक सीएसएस का जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका अपना एक निज़ाम है, उसके थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो चांसेस ऑफ जो लीक या वो है वो बहुत कम है, लेकिन चूंकि इंसान है हर जगह पे, शायद किसी कोई लालच में आ जाए तो उसमें कोई बड़ा, और इस तरह के केसेस जो हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हमारे सामने आ चुके थे या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के, और उनको फिर अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर नैब के केसेस बने और अभी भी शायद कुछ लोग उसमें अरेस्टेड हैं। तो इसके अंदर इसका अमल दखल होना हो सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल है, लेकिन कोशिश यही की जाती है क्योंकि पूरी मुल्क की क्रीम जो है इन टेस्ट को पास करके उसने हाईएस्ट पोस्ट पे जाना होता है। तो अभी तक का जो इनका स्टैंडर्ड है इट इज़ वेरी गुड। यही वजह है कि 2 या 1% के करीब जो है वो लोग इसको पास कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि बेहतर कर रहे हैं। ठीक। अच्छा सर, उन बच्चों के बारे में बताएं, जैसे अगर मीडिया स्टडीज़ के बच्चे हैं, लेट्स सपोज अगर उन्होंने सीएसएस की तैयारी करनी है, लेकिन वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे? इंजीनियरिंग के हों, आईटी के हों, तो उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन की ऑप्शन है सीएसएस की तैयारी के लिए? जी, बहुत सारी ऑप्शन है इसमें। 600 के करीब जो मार्क्स हैं वो कंपलसरी मार्क्स हैं, जिसमें आप जनरल नॉलेज, जिसमें आप इस्लामियात, अगर तो आप मुसलमान तकरीबन मेजॉरिटी है उनके लिए इस्लामियात वो रख सकते हैं। उसके अलावा जो है जनरल नॉलेज जो है उसको 300 के करीब उसमें रखा जाता है, जिसमें एवरीडे साइंस और वो भी आती है। 600 कंपलसरी और 600 वो हैं जो आपने सेलेक्ट करने हैं। तो उनके अंदर एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होती है। हाँ, उसमें शायद कभी कभी ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ने वालों के लिए शायद कुछ पेपर्स में आसानी हो जाए, लेकिन जनरली ये है कि कोई भी सब्जेक्ट का जो है वो उसके अंदर आ सकता है और उसको कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं अपनी डोमेन से बाहर रखने, और यही इसका मकसद भी है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो मेमोराइजेशन या जो रटा जिसको कहते हैं वो नहीं करना। सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए और फिर उनके ऊपर जो है ना सवाल भी उसी तरह के होते हैं। तो मीडिया स्टडीज़ वाले भी एज मच क्वालिफाइड हैं जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस वाले हैं, जिस तरह मेडिकल वाले हैं, जिस तरह इंजीनियरिंग वाले हैं, जियोलॉजी वाले हैं, हर तरह की जो साइंसेज है उस वाले हैं, दे आर ऑल क्वालिफाइड। जी। अच्छा प्रोफेसर हुमायूं, ये बताएगा कि वो स्टूडेंट्स जो अभी पास नहीं कर सके सीएसएस के इम्तिहान को, दिल बर्दाश्ता हैं, उनके लिए अगली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि 4 मंथ के बाद फिर से एक पेपर है वो फिर से लिया जाएगा सीएसएस का, तो उनके पास एक ऑप्शन है, लेकिन वो भी दिल बर्दाश्ता हैं, तो आप उनको क्या राय देंगे? नहीं, मेरा ख्याल है जी इसमें दिल बर्दाश्ता होना शायद वो लॉजिकल है उनके लिए, जिसने शायद बहुत मेहनत की और वो पास ना कर सका हो। लेकिन जनरली अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये सीएसएस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, और अदरवाइज़
अगर आपने बहुत मेहनत की और किसी वजह से आपका कोई एक पेपर या दूसरा पेपर फेल हो गया तो आपके पास दोबारा ऑप्शन है। आप अगर एज आपकी है और उसके अलावा आपके पास मौका है तो व्हाई नॉट। ऐसे ही लोग आर्मी में जाते हैं, आईसीएसबी क्वालिफाई 2 दफ़ा 3 दफ़ा फेल हो जाते हैं, नहीं रहते, एंड देन दे डू वेरी वेल इन अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ। तो सीएसएस में भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया दोबारा अटेम्प्ट करें, आपके पास टाइम है, मौका है, और अगर नहीं है तो देन लाइफ इज फुल ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यही जो है जिंदगी, इसी का नाम है, जो चलती रहे और जो बढ़ती रहे, दैट इज लाइफ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हमायूं हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, सीएसएस एक ऐसा इम्तिहान समझा जाता है जिसको लाइफ चेंजर के तौर पर भी समझा जाता है। इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं समझा जाता कि गरीब का बच्चा है वो इसको पास नहीं कर सकता या अमीर का बच्चा या वही सिर्फ कर सकता है। इसमें सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो नाज़रीन, इस इम्तिहान को इतना ज़्यादा मुश्किल या अंधाधुंध पढ़ाई नहीं समझनी चाहिए। इसमें प्रॉपर वे से जो है टीचर की कंसल्टेशन ज़रूरी है। आपका जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए, और जब आप इस इम्तिहान को पास कर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। आपने एक गोल जो होता है ज़िंदगी का वो हासिल हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको तैयारी करनी है, एक ट्रैक पे रहना है और आपको अपना गोल जो है वो मिल जाता है। और अगर वो बच्चे जिनके कुछ जो नियर टू सक्सेस थे, कुछ उनके मार्क्स कम हैं, उनको चाहिए कि वो दिल बर्दाश्ता ना हो, वो अपनी इम्तिहान की तैयारी करें और दोबारा से 4 मंथ के बाद दोबारा जब सीएसएस का इम्तिहान आएगा उसको ज़रूर दें। और हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ पर नज़रसानी ज़रूर करें कि ये अपने मुल्क का टेस्ट है। बहुत सारी हमारी पोजीशंस ऐसी हैं जो वेकेंट हैं, जो सीएसएस ऑफिसर्स की होनी चाहिए, लेकिन बच्चे इम्तिहान पास नहीं करते, वो अभी भी वेकेंट हैं। तो नाज़रीन, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो सीएसएस का जो इम्तिहान है उसको सीरियस लें, अपने नौजवान नस्ल को इसके लिए प्रमोट करें, और हुकूमत को भी चाहिए कि जो भी इक़दामात जो ज़रूरी हैं वो लें। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में दोबारा से मुलाकात होगी एक नए मौजूद और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।